नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ। आज से हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यही आज के हमारे इस लेक्चर का भी टॉपिक रहने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेहद आसान भाषा में और इसका एक कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसलिए फटाफट से कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। देखो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक मेटल प्लेट चाहिए। मान लिया आपके पास इस तरह से क्या है, एक मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट कहने का मतलब ये कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, जितने भी मेटल होते हैं उसकी एक इस तरह से आपके पास क्या है, मेटल प्लेट है। अब इस मेटल प्लेट की एक खासियत है कि इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास क्या है भाई, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक लाइट सोर्स ले लो, वो लाइट सोर्स यूवी का भी हो सकता है, विजिबल लाइट का भी हो सकता है, वो एक्सरे लाइट का भी सोर्स हो सकता है। आपने कोई एक इस तरह से क्या लिया, एक लाइट सोर्स लिया, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। इसको क्या किया, जैसे ही ऑन करोगे तो यहां से लाइट बाहर निकलेगी। लाइट बाहर निकलेगी, लाइट का एक टाइप का रेडिएशन है, तो यहां से क्या होगा, इस तरह से रेडिएशन बाहर निकलेगा। अब जैसे ये रेडिएशन यहां से निकलकर इस मेटल सरफेस पर पड़ेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। एक बार दोबारा समझो क्या बोला मैंने। हमारे पास क्या है, एक मेटल सरफेस है, एक मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से एक रेडिएशन बाहर को निकला, या बोलते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकला। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मेटल सरफेस पर पड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी यहां से हमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन देखने को मिला। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है तब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन मुझे वहां पर देखने को मिलता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब आपका दिमाग थोड़ा घूमेगा, आप कहोगे कि भाई हमारे घर में तो बहुत सारे मेटल होते हैं, जैसे आपकी थाली मेटल से बनी हुई है, आप उस थाली को पकड़ो, उसमें से टॉर्च से मारो, टॉर्च से लाइट मारो, टॉर्च से रेडिएशन डालो, क्या वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं? आंसर है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन की जरूरत होती है? आंसर है हाँ जी, होती है। क्या है वो स्पेशल कंडीशन? वो स्पेशल कंडीशन ये है कि यहां से जो रेडिएशन आ रहा है ना, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये कौन डिफाइन करेगा या कौन डिसाइड करेगा? ये मेटल डिफाइन करेगा कि ये मेटल कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या सोडियम है, ये मेटल कौन सा है, ये मेटल डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर मैं ऐसे अज्यूम करूं, मान लिया इसके लिए, इस मेटल के लिए वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, F इक्वल टू 10⁻15 हर्ट्ज है। यानी इस मेटल के लिए मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करी जिसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻15 हर्ट्ज है। अगर इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज से कम हुई तब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। अगर इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज से कम हुई तब यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज या फिर इससे ज्यादा हुई तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी अगर मेरे पास कोई एक रेडिएशन है या बोलते हैं कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तब अगर वो रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो फटाफट से हिंट क्या डालो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो मैंने यहां बोल रहा हूं वही यहां पर लिखा हुआ है। हेडिंग है हमारे पास क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हर कोई भी लाइट, ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट पकड़ो आप मेटल सरफेस में डालो और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, नहीं।
सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस रेडिएशन की, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, इन इलेक्ट्रॉन का भी एक नाम होता है, इन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इतनी बात को समझ में आई? तो ये तो क्या होगा भाई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अब हमें क्या करना है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देना है, इसकी स्टडी करनी है। और कैसे स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। क्या मैं यहां पर खुद करूंगा? नहीं। बहुत समय पहले बहुत महान महान साइंटिस्ट हुए, बहुत महान महान फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने स्टडी कर दी है। उन्होंने क्या स्टडी करी, आज हम क्या करेंगे, इस पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि वो महान साइंटिस्ट कौन कौन थे। उनमें एक थे हर्ट्ज, लेनार्ड, मिल्कन, हॉलवॉच। ये सब क्या थे? साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी अपनी जगहों में बैठकर, अपनी अपनी लैब में बैठकर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। किससे रिलेटेड? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। कैसे किया होगा? पहले एक बार कॉपर की प्लेट ले ली, यहां से कुछ एक रेडिएशन ले लिया, फिर प्लेट को चेंज किया, रेडिएशन को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, इंटेंसिटी को चेंज किया, ठीक है, वेवलेंथ को चेंज किया। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग मेटल पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एक सीरीज ऑफ क्या करे, एक्सपेरिमेंट करे। और उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ हमारे पास रिजल्ट निकल के आए, और उन्हीं रिजल्ट को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या है हमारी? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो कैसा था। सबसे पहले हेडिंग क्या आ जाएगी इसमें, इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इधर बनाओ डायग्राम क्योंकि हर जगह कम है। तो क्या लिया है? सबसे पहले एक वैक्यूम ट्यूब ले ली, एक ग्लास वैक्यूम ट्यूब। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक ट्यूब है जो किसकी बनी हुई है भाई? ग्लास की बनी हुई है। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है जो कैसी है? वैक्यूम है, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, सब चूस लिया इसके अंदर की हवा। तो ये मेरे पास क्या है भाई? एक वैक्यूम ट्यूब है। तो ग्लास वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। और फिर क्या किया, इसमें यहां पर एक छोटा सा गैप बनाया, एक विंडो बनाई यहां पर, किसकी? क्वार्ट्ज की। एक क्वार्ट्ज की इस तरह से विंडो बनाई ताकि इसके अंदर हम इस विंडो के थ्रू रेडिएशन डाल सकें। तो यहां पर क्या बनाई, इस तरह से एक क्वार्ट्ज की विंडो बनाई, क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। क्या बनाई? क्वार्ट्ज विंडो, ताकि यहां से रेडिएशन को हम क्या कर सकें, इसके अंदर डाल सकें। ओके, फिर क्या किया, इसके अंदर यहां पर एक प्लेट लगाई और एक प्लेट यहां पर लगाई। और ये जो प्लेट है, ये एक मेटल की प्लेट है जो कैसी है? फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब, जैसे आप इस प्लेट में इस तरह से प्लेट लगा रखी है। कैसे प्लेट लगा रखी है? ऐसे। आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे ये मेरे पास प्लेट है तो इसके अंदर ऐसे डाल दी, ये प्लेट ऐसे है, यहां से लाइट आएगी, इस पर पड़ेगी यूं करके, और जैसे ही लाइट यहां से आएगी, इस पर पड़ेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये कैसी प्लेट है? एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब, जैसे ही उस प्लेट पर लाइट पड़ेगी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये मेरे पास एक प्लेट है, लेट अस से दिस प्लेट इज सी एंड दिस प्लेट इज ए। तो इस प्लेट का नाम क्या है भाई? फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा दी यहां पर हमने इस तरह से, ठीक है। फिर क्या किया, यहां से वायर लगाया यूं करके, और एक वायर यहां से लगा दिया यूं करके, ठीक है। ये वायर ऐसे आगे गया, और आगे जाने के बाद यहां क्या लगा दी, इस तरह से एक बैटरी लगा दी, ठीक। यहां उससे पहले यहां पर क्या लगाया, एक रोहिस्टेट लगाया, ताकि उससे हम क्या कर सकते हैं, रोहिस्टेट से हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहां पर क्या लगा दिया, इस तरह से एक रोहिस्टेट लगा दिया, और उसके बाद यहां पर क्या लगाई, इस तरह से बैटरी लगाई। बैटरी लगाने से पहले यहां पर ऐसे क्या बनाया, कट बनाया, ताकि हम इस वायर को जब चाहे यहां से हटा सकें। तो ये क्या लगा दी, इस तरह से यहां पर एक बैटरी लगा दी। फिर यहां पर ऐसे एक पॉइंट दिया यूं करके, फिर आगे जाके क्या लगा दी, एक की लगा दी, फिर यहां से वायर को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो एक हमको फील आ रही है, कहीं करंट फ्लो करेगी, यहां बैटरी लगा रखी है। अब कितनी करंट फ्लो करेगी ये मेजर भी तो करना है, और करंट किस में मेजर होती है? एमीटर में मेजर होती है। तो यहाँ क्या लगा दिया, इस तरह से एक एमीटर लगा दिया यूं करके। तो यहाँ क्या लगा दिया, इस तरह से एक एमीटर लगा दिया। ये पॉजिटिव है तो ये एमीटर का पॉजिटिव होगा, ये एमीटर का नेगेटिव होगा। अगर करंट बहुत कम है तो एक ऐसा एमीटर लगाना पड़ेगा जो कम करंट को मेजर कर ले। तो कैसा एमीटर लगा लिया, माइक्रो एमीटर लगा लिया, यानी जो माइक्रो एम्पियर में अगर करंट फ्लो करेगी तो उसको भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर एक एमीटर हमने लगा दिया।
अब यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पर कुछ ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए सी और ए के बीच एक क्या लगा देंगे, हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है, तो वोल्ट मीटर कैसे लगा पैरेलल में। और जो एमीटर हमेशा कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, तो सीरीज में लगा देके हमने इस तरह से एमीटर सीरीज में लगा दिया। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होगा, ये वोल्ट मीटर का इस तरह से नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास क्या है, कंप्लीट डायग्राम है। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि डायग्राम में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या लिया, इस तरह से एक ग्लास ट्यूब ले ली जिसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, यानी कोई हवा नहीं है, यानी सारी हवा हमने चूस ली है। उस ग्लास ट्यूब में यहाँ पर एक विंडो जैसी बना दी हमने, जिससे हम अंदर क्या डाल सकते हैं, रेडिएशन डाल सकते हैं। यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, यानी इस प्लेट पर जैसे ही यहाँ से आने वाला रेडिएशन पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसकी को ओपन कर दो। ये मेरे पास एक अनदर प्लेट है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है। अगेन एक इसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। फिर मैंने यहाँ से एक वायर बाहर निकाला और यहाँ क्या लगा दिया, इस तरह से एक इस तरह से यहाँ पर रोस्टेट लगा दिया, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, सी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। इस बैटरी के दो एंड हैं, ए के एंड 1 है और ए के एंड 2 है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैंने एक सुविधा लगा रखी है। सुविधा क्या है हमारी, मैं जब चाहूँ इस 2 को यहाँ, इस 1 को यहाँ कर सकता हूँ, और जब चाहूँ इस 1 को यहाँ और 2 को यहाँ कर सकता हूँ। यानी मैं जब चाहूं यहाँ नेगेटिव इधर को और पॉजिटिव इधर को कर सकता हूं, और मैं जब चाहूं पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ कर सकता हूं। यहाँ पर ये सुविधा है, यानी मैं इसको जब चाहूं बैटरी को ऐसा भी कर सकता हूं। इसको पकड़ो यहाँ से इधर ले जाओ, तो ये ऐसा बन जाएगी बैटरी ऐसी बन जाएगी। तो 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। यानी स्विच कर सकता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, मैंने कुछ लगा रखा है यहाँ पर जो जिससे मैं स्विच कर सकता हूँ क्या, इस बैटरी की पोलरिटी को। मैं जब चाहूँ ए को पॉजिटिव, सी को नेगेटिव, और मैं जब चाहूँ ए को नेगेटिव और सी को पॉजिटिव कर सकता हूं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट। ठीक, फिर यहां क्या लगा दिया हमने, एक स्विच लगा दिया जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहां क्या लगा दिया मैंने, एक माइक्रोमीटर लगा दिया जिससे इसमें फ्लो करने वाली करंट को हम मेजर कर सकते हैं। और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, तो इसलिए कहां लगा है, सीरीज में लगा है। फिर यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है, तो वोल्ट मीटर कैसे लगा दिया हमने, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब मान लो ये जो की है यहाँ पर, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, अब यहाँ से एक रेडिएशन इंसिडेंट हुआ। यहाँ से हमने एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी का या हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस विंडो से अंदर आया और इस मेटल सरफेस पर पड़ा। तो ये क्या आ रहा है यहाँ से भाई, रेडिएशन आ रहा है। तो दिस इज अवर रेडिएशन। यहाँ मेरे पास क्या है, कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से रेडिएशन इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हुआ। जैसे ये रेडिएशन इस मेटल सरफेस पर पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो मान लिया यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो ये मेरे पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखो ये जो प्लेट सी है ये कहां जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। प्लेट ए जो कहां जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये कहां की ओर भागेगा, इस पॉजिटिव प्लेट की ओर भागेगा। बिकॉज जो मेरे पास अगर ये प्लस टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, इस प्लेट ए से जुड़ा हुआ है, तो प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर भागेंगे, इस हाई पोटेंशियल की ओर भागेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और कहां की ओर भागेंगे, इधर की ओर भागेंगे यूं करके। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले और कहां की ओर भागेंगे भाई, इस प्लेट ए की ओर भागे। ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं क्योंकि रेडिएशन पड़ रहा है इस पर, रेडिएशन पड़ा इस पर पड़ा रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और कहां की ओर भागे, प्लेट ए की ओर भागे। क्यों भागे प्लेट ए की ओर, बिकॉज प्लेट ए किससे कनेक्टेड है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली बात है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस तरह से प्लेट ए की ओर खींचे। माना एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर पहुंचेगा, जैसे ही प्लेट ए पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, यानी यहां पर उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा वो यहां से फ्लो करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर इस तरह से 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 आगे बढ़ेगा, और फ्लो करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, बैटरी के प्लस टर्मिनल में। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के प्लस टर्मिनल में एंटर करेगा, उसी टाइम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फिर अगेन वहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेगा। उतने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ गया होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेगा इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और कहां पहुंच जाएगा भाई, इस तरह से इस प्लेट सी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको कुछ एक फिनोमिना होता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ, यहां से रेडिएशन आया और इस प्लेट सी पर इंसिडेंट हुआ। जैसे रेडिएशन प्लेट सी पर इंसिडेंट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये कहां की ओर
कहाँ की ओर भागे, इस प्लेट ए की ओर भागे। क्यों भागे प्लेट ए की ओर? बिकॉज जो प्लेट ए है वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ जाएगा, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल में आएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस टर्मिनल के अंदर घुसेगा, उसी टाइम पर इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और यहां से निकला कहां पहुंचेगा भाई, प्लेट सी तक पहुंचेगा। और ये चीज बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, यहां जा रहे हैं, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, इस सर्किट में इस तरह से फ्लो करने लग गए। और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। यानी इस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है, एक चार्ज फ्लो कर रहा है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यानी इस सर्किट में एक करंट फ्लो कर रही है। और वो करंट किसके कारण फ्लो कर रही है भाई, इस लाइट के कारण। और इस लाइट ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट किए और उन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन है। और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो करी, एंड दैट दिस करंट इज नोन एज फोटो करंट। उस करंट को हम क्या बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे। और वो करंट कहां की ओर फ्लो करेगी, इन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोटो करंट। तो जो फोटो करंट आई है वो कैसे फ्लो करेगी भाई, इस तरह से फ्लो करेगी। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो फोटो करंट कुछ ऐसे यहां पर फ्लो कर रही होगी। एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है, जो करंट आई है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फोटो करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो करंट। या फिर इसका एक और नाम है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहां पर आप ऐसे लिख देना, इसको सिंबल का नाम दे दो, ये V है और ये क्या है, K है, ये RH है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब स्टडी में ये देखा गया कि भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पर हमको स्टेबलाइज हो रही है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारे पास क्या, फैक्टर इफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको चाहिए। इसको मैं नहीं मिटाऊंगा लेकिन मैं इसे मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या, फैक्टर इफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो पहला क्या फैक्टर है, पहला है हमारे पास क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो फोटो करंट पर किस तरह से इफेक्ट डालती है। सबसे पहले ये समझो, आप लाइट की इंटेंसिटी से क्या समझते हैं, कि कब कहोगे कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई और कब कहोगे कि लाइट की इंटेंसिटी घट गई। अब यहां पर वेरिएशन सिर्फ इंटेंसिटी के साथ देखना हमने ये ध्यान रखना। इसका मतलब हमें जो और वेरिएबल है उनको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। यानी हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। देखो इसकी वजह से भी तो यहाँ पर करंट चेंज होगी, तो जो वोल्टेज है ये भी क्या हो जाएगी, हमारी फिक्स हो जाएगी। जो वोल्टेज मैंने यहाँ पर लगा रखा है वो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, हमारी फिक्स हो जाएगी। यानी V की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। वेरी सिर्फ क्या होगी, इंटेंसिटी वेरी होगी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, फिर मान लिया जो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, मैं रेड कलर का हमने बल्ब लगा दिया। किस कलर का, रेड कलर का बल्ब। जैसे मैंने बोला कि मैंने रेड कलर का बल्ब लगाया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। बिकॉज कलर का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। अलग अलग कलर के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर मैं ये बोल रहा हूं मैंने रेड कलर का बल्ब लगा रखा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। माना यहां मैंने कितना लगा दिया, 6 वोल्ट लगा दिया, तो ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इंटेंसिटी को वेरी कराना है तो मैं क्या वेरी कराऊंगा। माना मेरे पास एक बल्ब है, रेड कलर का बल्ब है, 10 वॉट का है। अब मैं इंटेंसिटी को वेरी करना चाहता हूं तो मैं क्या वेरी कराऊंगा, उसकी पावर वेरी कराऊंगा। जो वॉट है ना, 10 वॉट है, अगर मैं 10 से 20 में जाऊं तो उसकी इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं 20 से 30 में जाऊंगा तो अगेन वहां से निकलने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये तो वैसे ही फिक्स है। तो सिर्फ क्या चेंज होगा, जैसे मैं 20 वॉट से 30 वॉट वाले बल्ब में जाऊंगा रेड कलर के, तो वहां पर इंटेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। 30 से 20 में आऊंगा तो इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यही एक्सपेरिमेंटली देखने को मिल रहा है कि
यही हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलेगा कि किस तरह से इंटेंसिटी को बढ़ाने पर या घटाने पर फोटो करंट में इफेक्ट आया। अब क्या इफेक्ट आया उसको हमें ग्राफ से समझेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से, एक काम करो, दो एक्सेस बनाओ यहां पर। इस एक्सेस में ले लो क्या, फोटो करंट, ये हमारे पास क्या है, यहां फोटो करंट है इस एक्सेस में, और यहां है मेरे पास क्या, इंटेंसिटी। यहां हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है। ये देखा गया अगर इंटेंसिटी जीरो है यानी कोई लाइट डाली नहीं है, तो ये देखा गया कि भाई जो करंट है वो भी कितनी है, जीरो है। जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, इसका मतलब क्या हुआ, माना मैंने 10 वॉट का बल्ब लगाया। कितने वॉट का बल्ब लगाया, 10 वॉट का बल्ब लगाया। जब इंटेंसिटी यहां पर है तो जो बल्ब है कितने वॉट का है, 10 वॉट का है। तो मैंने ये पाया कि जो करंट कुछ इतनी फ्लो करी। अगर मैं पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो यहां से ये आया, तो ये पॉइंट मुझे मिला। यहां पर मैंने थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाई, माना मैंने 20 वॉट का बल्ब लगा दिया, तो मैंने यहां पाया करंट भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। करंट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो यहां से एक लाइन ऐसे आएगी, यहां से एक लाइन ऐसे आएगी, तो ये मुझे क्या मिला, पॉइंट मिला। यहां पर मैंने इंटेंसिटी थोड़ा और बढ़ाया, इंटेंसिटी को मैंने कितना कर दिया, माना बल्ब मैंने कितने वॉट का लगा दिया, 30 वॉट का लगाया, तो मुझे यहाँ पर अगेन करंट में इस तरह से चेंज देखने को मिला। तो यहाँ करंट ये हो गई और इंटेंसिटी ये होगी, इन दोनों का कंबाइंड पॉइंट कहाँ मिलेगा, कॉमन पॉइंट यहाँ मिलेगा। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा, सारे पॉइंट को मिला दो, तो पॉइंट यहाँ शुरू होगा बिकॉज ओरिजिन शुरू हो रहा है। तो ऐसे मुझे क्या देखने को मिली, एक ग्राफ देखने को मिला। और कैसा ग्राफ देखने को मिला, एक लीनियर ग्राफ देखने को मिला, या एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिला, जो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब जो फोटो करंट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी के। यानी जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। इंटेंसिटी को घटाऊंगा तो फोटो करंट भी क्या करेगी, घटेगी या डिक्रीज करेगी। तो यहां से एक स्टेटमेंट देखने को मिला, एक्सपेरिमेंट है ये, डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। तो जैसा उसमें हुआ था वैसा ही हम मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर जो मेरे पास फोटो करंट है, तो जो फोटो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा फोटो करंट है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मुझे मिला कि फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार फोटो करंट को देखो, फोटो करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, फोटो करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये तो करंट होती है। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अगर मैं करंट आई लिखूंगा तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। यानी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। और क्यू इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एन ई होता है, जहां एन क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एन ई डिवाइडेड बाई टी लिख सकता हूं। इन तीनों में एक चीज फिक्स है, वो मेरे पास क्या है भाई, ई कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर, जहां ई फिक्स है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू एन अपॉन टी इंटू ई। यानी जो फोटो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये तो है, ये एन क्या है, एन अपॉन टी क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मेरे पास फोटो करंट है, ध्यान समझना बात को, जो फोटो करंट है वो क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी जो मेरे पास फोटो करंट है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, फोटो करंट। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक स्टेटमेंट ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकेंड भी ऐसा बोल सकते हैं हम, पर यूनिट टाइम बोलो या पर सेकेंड बोलो, एक ही बात हुई, पर सेकेंड will be directly proportional to the intensity of light, will be directly proportional to the intensity of radiation। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग
per unit time the number of electron ejecting per second will be proportional to the intensity of light। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फिक्स कर दूं, ध्यान से ना बात को, अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फिक्स कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर मैंने 10 वॉट का बल्ब लगा रखा है और 10 वॉट के बल्ब लगाने पर मान लिया पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे, बिकॉज अगर उसको फिक्स कर दूंगा 10 वॉट का बल्ब लगा रखा है, फिर चाहे कितनी देर तक लगा के रखूं उसको मैं, तो पर सेकंड 10 ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई, पहला ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह से जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है बात, ओके, इतनी बात ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर की ओर, दैट इज वोल्टेज। जो वोल्टेज है वो किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट करती है, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन फोटो करंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा है क्या, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब ये वाला वोल्टेज, वोल्टेज ऑन फोटो करंट, ऑन फोटो करंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगेन एक ग्राफ बनाएंगे पहले, फिर उस ग्राफ के अकॉर्डिंग कमेंट करेंगे। इस ग्राफ में दो एक्सेस मैंने ले ली, एक ये वर्टिकल एक्सेस है और एक ये हॉरिजेंटल एक्सेस है। इस एक्सेस में भाई हमारी करंट है, यहाँ क्या है, हमारी करंट है, और इस एक्सेस में हमारी क्या है, वोल्टेज है। यहाँ हमारी क्या है, वोल्टेज है। यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, 0 है। यहाँ वोल्टेज कैसी है, नेगेटिव है, और यहाँ वोल्टेज कैसी है, पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ नेगेटिव वोल्टेज, ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ वोल्टेज कितनी है, 0 है। ये मेरे पास ग्राफ है। शुरू करते हैं कहां से, मान लिया इंटेंसिटी फिक्स, अब यहां कुछ देर फिक्स करनी पड़ेगी, वोल्टेज चेंज हो रही है। जैसे यहां पर फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, वोल्टेज फिक्स थी, चेंज क्या हो रही थी, इंटेंसिटी। तो यहां पर फिक्स क्या होगा, इंटेंसिटी फिक्स होगी, हाँ जी होगी, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, हाँ जी होगी, चेंज क्या होगा, वोल्टेज। तो यहां पर हम एक लाइन लिख लेंगे पहले कि यहां पर फिक्स क्या है, इंटेंसिटी क्या है, फिक्स है। इंटेंसिटी क्या है मेरे पास, फिक्स है, इंटेंसिटी इज फिक्स, इंटेंसिटी क्या है हमारी, फिक्स है। दूसरा फ्रीक्वेंसी भी क्या है, फिक्स है, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारी क्या है, फिक्स है। ठीक है, मान लो ऐसे ही अजम्पशन ले लो एक कि इस केस के लिए यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस केस के लिए जो इंटेंसिटी आई है, यहां बोल सकते हैं जो बल्ब है हमारा, जो बल्ब मैं यहां पर लगाऊंगा, जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो बल्ब हमने लगा रखा है वो है मेरे पास 10 वॉट का। कितने वॉट का है, 10 वॉट का बल्ब लगा दिया मैंने, और कलर भी फिक्स कर दो। फिर माना रेड कलर का बल्ब लगाया मैंने, किस कलर का बल्ब लगाया, रेड कलर का बल्ब, और उसका वॉट कितना है, 10 वॉट है, यानी उसकी इंटेंसिटी फिक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स, यानी कैसा बल्ब लगाया, रेड कलर का बल्ब लगाया। अगर इंटेंसिटी फिक्स होगी तो क्या फिक्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड भी फिक्स हो जाएंगे। मान लिया यहां से 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, यानी n/t की जो वैल्यू है, n/t वो कितना ले लिया मैंने, 10 ले लिया, 10 पर सेकंड, 10 पर सेकंड, यानी यहां से 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ओके, अब यहां आओ। फिर सबसे पहले क्या किया मैंने, यहां वोल्टेज को 0 कर दिया। वोल्टेज 0 करने का मतलब क्या हुआ कि यहां बैटरी लगी ही नहीं है। वोल्टेज 0 करने का मतलब क्या हुआ, यहां बैटरी लगी ही नहीं है, वोल्टेज कितनी है, 0 है। मैं मिटा रहा हूं डायग्राम को, मैं इसे बना रहा हूं, आप सिर्फ विजुलाइज करना। यहां पर बैटरी लगी नहीं है, यानी सिंपल क्या है, वायर ऐसे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि सर्किट तोड़ दिया हमने बैटरी हटा दी, लेकिन सर्किट अब भी ऐसे बना हुआ है। अब यहां से लाइट आई यूं करके। लाइट की खासियत क्या है, 10 वॉट का बल्ब लगा रखा हमने, इंटेंसिटी फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम कितने हैं, 10 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यहां से लाइट आई यूं करके और इस प्लेट पर पड़ी। जैसे ही प्लेट पर पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब सवाल यह है, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं क्या वो जस्ट बाहर आकर उसके ऊपर बैठ जाएंगे, आंसर है नहीं। जो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उन सब के पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन सबके बराबर नहीं होगी।
कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट भागेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन स्लोली भागेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो जस्ट इस सरफेस से बाहर निकलेंगे और सरफेस के ऊपर आकर बैठ जाएंगे। लेकिन 10 बाहर निकलेंगे, लेकिन 10 के 10 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे रेस के घोड़े जो बहुत तेज चल रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे लेकिन बहुत स्लोली दौड़ रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होंगे लेकिन कुछ देर जाने के बाद रुक जा रहे होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो मरे हुए होंगे, निकल तो जाएंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आप विजुलाइज कर पा रहे हो। मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं पर सेकंड में। उन 10 में से कुछ हैं भाई फाड़ देंगे हम, बहुत तेज भाग रहे हैं, रेस के घोड़े हैं। कुछ ऐसे हैं भाग रहे हैं लेकिन कुछ देर जाने के बाद रुक जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं लुल जैसे हैं, यहां से थोड़ा सा आगे निकले रुक गए, और कुछ तो मरे हुए हैं कि जस्ट निकले, वो जहां से निकले वहीं बैठ गए। मतलब मेटल की सरफेस तो बाहर से निकले, उसी सरफेस से फिर बैठ गए, यानी अंदर तो नहीं गए, यानी वहां से बाहर तो निकल गए लेकिन आगे की ओर मूव नहीं किए। यानी यहां से मैं क्या स्टेटमेंट पास कर सकता हूं कि यहां जो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, उन 10 इलेक्ट्रॉन में से सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, अलग अलग है। यानी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, अलग अलग है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा समझो, यहां से मान लिया कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक इलेक्ट्रॉन जो मरा हुआ था वो यहां से बाहर तो निकल जाएगा, जस्ट यहां पर आके बैठ जाएगा, उसका रोल खत्म। अब उसके बारे में सोचो, जो एकदम तगड़ा वाला इलेक्ट्रॉन है, माना 2 इलेक्ट्रॉन बड़े तगड़े हैं, एकदम फौलादी किस्म के हैं, वो एकदम दौड़ जा रहे हैं, और यहां से दौड़ना स्टार्ट करे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से दौड़ना स्टार्ट करे, इस ए तक पहुंचे, उनके पास इतनी ताकत है, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो ए पर जाकर रुके नहीं, जुप एक चक्कर लगा दिया उन्होंने। इतनी एनर्जी उनके पास, कितनी एनर्जी है कि यहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके पास खूब एनर्जी है, एकदम रेस के घोड़े हों, यहां से बाहर निकले, जुप एक पहुंचे, ए पर रुके नहीं, ना 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 ना, मणि नहीं उनका रुकने का, यहां से जुप करके यहां पहुंच गए दोबारा से। फिर अब लाइट तो लगातार पड़ रही है, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन फिर आएंगे, जुप यहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे, जुप यहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे। बैटरी हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो अपना काम, इतनी एनर्जी है उनके पास, अपना काम वो खुद ही कर ले रहे हैं। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इस तक पहुंचे, जुप यहां, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जुप करके यहां, फिर यहां, वो और भी इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन बचे वो भी निकल रहे होंगे, लेकिन वो यहां तक जाकर रुक जा रहे हैं, ए तक पहुंच रहे हैं, रुक जा रहे हैं, उनके पास उतनी ताकत नहीं है वो क्या कर पाए, ऐसा पूरा सर्किट कंप्लीट कर पाए, इतनी ताकत नहीं है, लेकिन उन 2 के पास इतनी ताकत है। अब वो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर ऐसे घूम रहे हैं, यानी अब भी तो चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, क्या इस समय इस सर्किट में करंट होगी? आंसर है हाँ जी होगी, लेकिन थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या कर पा रहे हैं, पर सेकंड फ्लो कर पा रहे हैं। तो मान लिया जब वोल्टेज 0 है, यानी यहां पर कोई बैटरी लगा रखी है, जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, इतनी है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लो कर पा रहे हैं, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। फिर मैंने क्या किया, यहां बैटरी लगा दी। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर बैटरी लगा दी, वही पुरानी वाली, ये मैंने क्या किया, यहां पर बैटरी ऐसे लगा दी। अब बैटरी लगाई, और अगेन बैटरी कैसे लगा रखी है कि ए कहां है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और सी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास ये रोस्टेड है, इससे मैं क्या करूंगा, वोल्टेज को चेंज करूंगा। मैंने बैटरी लगाई, लेकिन वोल्टेज को मैंने इस 0 से बहुत ही कम आगे बढ़ाया, माना मैंने वोल्टेज की वैल्यू क्या कर दी, इतनी कर दी, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया भाई, जितना आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक बहुत ही थोड़ा सा वैल्यू मैंने क्या करी, वोल्टेज की यहां बढ़ाई। अब 0 तो नहीं है, लेकिन 0 से थोड़ा सा क्या है, बड़ी है। जैसे वोल्टेज की वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ी हुई, ए कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव, सी कैसा हो गया, नेगेटिव। अब क्या होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो अब भी क्या करेंगे, घूमेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था जो इस ए तक आते आते मर जा रहा था, यानी रुक जा रहा था, उसके बाद उतनी ही काइनेटिक एनर्जी थी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या करेगा, उसे क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। क्यों, ए कैसा हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। जैसे ए पॉजिटिव होगा, तो अब मान लो जो तीसरा मरा हुआ 7वां इलेक्ट्रॉन था, जैसे 2 तो आगे पहले से ही, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन था जो जस्ट यहां पर अगर रुक जा रहा था, जब यहां कोई बैटरी लगी थी, अब उसको क्या मिला, थोड़ा सा सहारा मिला, उसको सहारा मिला। अब वो इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा भाई, इस सर्किट में फ्लो करेगा, यानी अब पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यानी यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। पहले 2 था, अब 3 हो गया है, यानी किसकी वैल्यू बढ़ गई, यहां पर करंट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ा सा बढ़ी, ठीक है। मान लिया इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी होगी भाई, थोड़ा सा बढ़ गई, ये होगी, यहां पर करंट इतनी है, तो पॉइंट कहां मिलेगा मुझे, कहीं यहां मिलेगा, ठीक। फिर मैं थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ा कितना कर दिया, इतना कर दिया। अब जैसे फिर से वोल्टेज बढ़ा, अब 3 इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो कर रहे थे, अब कितने करने लग जाएंगे, माना 5 करने लग गए, अब यानी जो
और दो इलेक्ट्रॉन मरे हुए थे, कहीं यहाँ पर रुक जा रहे थे, वो भी कहाँ पहुंच गए, ए तक पहुंचे। जैसे ए तक पहुंचे, जुप कहाँ पहुंचेंगे, बैटरी के पॉजिटिव में, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कहाँ पहुंच गया, सी में पहुंच गया। तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस वोल्टेज पर। तो करंट की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ जाएगी, माना करंट कितनी होगी, इतनी होगी। तो मुझे ग्राफ कुछ, सॉरी जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट कहीं यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, माना मैंने वोल्टेज की वैल्यू कितनी कर दी, इतनी कर दी। और जब मैंने वोल्टेज की वैल्यू ये करी तो मैंने ये पाया कि अब पर सेकंड 8 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर आकर रुक जा रहे थे जब बैटरी नहीं लगी थी, वो भी कहां पहुंच गए, ए तक पहुंच गए। जैसे ए तक पहुंचे, बैटरी उनको क्या करेगी, खींचेगी अपनी ओर, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहां पहुंचेगा, अगेन यहां पर क्या फ्लो करेगी, इस तरह से चार्ज फ्लो करेगा और इस तरह से करंट फ्लो करेगी। यानी इस समय क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर्सन कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया तो करंट क्या करेगी, और इंक्रीज करेगी। माना करंट कितनी इंक्रीज होगी, इतनी होगी करंट हमारी। तो जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों कितना कहां मिलेगा, कहीं यहां मिलेगा। मैंने वोल्टेज को और बढ़ाया, वोल्टेज को और बढ़ाया और मान लिया इस वोल्टेज पर आकर अब पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे थे, जो मरे हुए 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, जो यहां से जस्ट निकलकर वहीं पर बैठ जा रहे थे, मेटल के सरफेस पर ही बैठ जा रहे थे, वो भी अब ए तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी क्या मिल गया है, थोड़ा सा पुश मिल गया है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी कहां पहुंच जा रहे हैं, ए तक पहुंच जा रहे हैं। तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं और पर सेकंड फ्लो कर जा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ जाएगी भाई। माना करंट कितनी होगी भाई, इतनी होगी, और पॉइंट कहां मिलेगा मुझको, कहीं यहां मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद सिचुएशन थोड़ा सा अलग होने वाली है, समझना जरा बात को, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब वोल्टेज की वैल्यू ये हुई, वोल्टेज की इस वैल्यू के लिए यहां से पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो भी कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, माना मैंने इसके बाद वोल्टेज को और बढ़ाया, मैंने इसकी वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज को बढ़ाने से क्या यहां पर फर्दर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, हाँ या ना, नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी क्या हो गई है, फिक्स हो गया। 10 वोल्ट का बल्ब है और 10 वोल्ट का बल्ब क्या कर सकता है, एक सेकंड में 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। अगर मुझे अब फर्दर करंट बढ़ानी है तो मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यानी यहां पर जब तक ये 10 वोल्ट का बल्ब नहीं हटेगा तब तक पर सेकंड 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और पर सेकंड 10 ही फ्लो कर सकते हैं, चाहे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा दूं या घटा दूं, सॉरी चाहे इसकी वैल्यू को मैं यहां से कितना ही आगे बढ़ा दूं, घटाने पर तो कम हो जाएगा, चाहे मैं इसकी वैल्यू यहां से कितना ही आगे बढ़ा दूं, पर सेकंड 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं पर सेकंड, तो पर सेकंड 10 ही इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना, आ रही होगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो अगर मैंने वोल्टेज ये कर दिया तो ये मैक्सिमम करंट थी, तो करंट क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, अब भी क्या हुआ, पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, अब भी क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, अब भी इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, अब भी 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। यानी हर पॉइंट पर करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कैसा ग्राफ आएगा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। और इस करंट को हम बोलते हैं क्या, सैचुरेशन करंट। इसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। दिस करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। इस करंट का नाम क्या है भाई, सैचुरेशन करंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। इतनी बात समझ में आई। तो ये तो कब हुआ, जब मैंने वोल्टेज को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया। अब अगर मैं क्या करूं, मैं ये चाहता हूं कि यहां पर फ्लो करने वाली करंट जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो वोल्टेज में करंट जीरो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास 2 एकदम हट्टे कट्टे इलेक्ट्रॉन है वो वाले। ठीक है, 10 में से 2 वाले ऐसे हैं उनको बैटरी की जरूरत नहीं है, वो बिना बैटरी के क्या कर जा रहे हैं, कूद जा रहे इधर उधर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, करंट को जीरो करना है। क्या करूंगा, सिंपल सा तरीका है, इस बैटरी को उल्टा लगा दो। उन 2 इलेक्ट्रॉन को रोकना है हमको, उन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से सब गड़बड़ हो रही है, उन 2 को रोकना है। उन 2 को रोकने का एक ही तरीका है, इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। इसको नेगेटिव करूंगा तो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, अपने आप रुक जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अभी समझना जरा, मैंने क्या किया, बैटरी को उल्टा कर दिया, ऐसे थोड़ा, बैटरी को उल्टा किया, ये बैटरी को उल्टा किया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेड है। इससे मैं क्या कर सकता हूं, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। मैंने इसको थोड़ा सा नेगेटिव किया, माना मैंने इतना नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एकदम बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले थे, रेस के घोड़े बने हुए थे, उनमें से भी एक ऐसा निकला ना भाई जिसके पास बहुत ही एनर्जी है।
लेकिन एक ऐसा था जो इतना कम वोल्टेज करने पर, इतना नेगेटिव वोल्टेज करने पर रुक गया, उसने हार मान ली। यानी जैसे ही इतना नेगेटिव वोल्टेज हुआ, वो जो उन दो में से एक था, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा है, लेकिन सेम नहीं है, उन दोनों में से भी एक तो बहुत ही ज्यादा तेज था, एक थोड़ा कम तेज था। जो कम तेज वाला था वो इस वोल्टेज पर आकर रुक गया। यानी अब यहां पर सेकंड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। किस वोल्टेज पर? इस वोल्टेज पर। तो माना इस वोल्टेज पर करंट क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे तो करंट थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो पॉइंट कहां मिलेगा मुझे? कहीं यहां पर पॉइंट मिलेगा। अब भी एक इलेक्ट्रॉन वो जा रहा है, दौड़ रहा है, यानी करंट अब भी मिलेगी। कितनी करंट मिलेगी? इतनी करंट। अब मुझे उस इलेक्ट्रॉन को भी रोकना है, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ही मुझे रोकना है। तो मैं क्या करूंगा? इसका यूज करूंगा रोहिस्टेट का। इस ए को और ज्यादा नेगेटिव करने की कोशिश करूंगा, नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ाऊंगा। मैं नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई और कुछ यहां पर जैसे मैं लाया नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू को, वो इलेक्ट्रॉन रुक गया। वो जो सबसे ज्यादा तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी रुक गया, उसकी कहानी भी खत्म हो गई। यानी वो वीर भी वीर गति को प्राप्त हुआ। और जैसे ही वो सबसे तेज दौड़ने वाला वीर वीर गति को प्राप्त होगा, सबके सब इलेक्ट्रॉन रुक गए। अब यहां पर सेकंड कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां पर फ्लो करने वाले करंट कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी इस पॉइंट पर करंट कितनी हुई भाई? जीरो हो गई। और ये वोल्टेज भाई इसको नाम दिया जाएगा क्योंकि इसने बड़ा काम किया है। इसने उस इलेक्ट्रॉन को रोका है जो सबसे तेज चल रहा था। और इसलिए इस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल को या वोल्टेज को हम बोलते हैं क्या? कट ऑफ वोल्टेज। क्योंकि यहां पर आके सब कट ऑफ हो गया, सब रुक गया, करंट फ्लो करनी रुक गई। दिस वोल्टेज इज नोन एज कट ऑफ वोल्टेज। इसे हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज। या फिर इसका एक और नाम है क्या? यहां नहीं दिख रहा होगा, इधर दिख देता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम है भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम है इसका। क्या नाम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप इसके बाद ऐसे ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे आएगा भाई? कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई बात आपको? ठीक है। यानी दिस कट ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, दिस इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ potential which is required to stop the electron of highest kinetic energy। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होती है या वोल्टेज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज बोलते हैं। स्टॉपिंग क्यों बोला? क्योंकि यहां पर वो किसको रोक रहा है? सारे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए नहीं, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल की जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, समझ में आ रही है। तो अब यहां से आप एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? समझना जरा। फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप ये हो गया होगा। फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, उस एनर्जी को रोकने के लिए, यानी उस काइनेटिक, माना उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? के मैक्स है। इस के मैक्स वाले काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ा हमको? माइनस का वी नॉट पोटेंशियल लगाना पड़ा। हमको एक चीज पता होती है क्या? पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। वर्क डन W इक्वल टू कितना आ जाएगा? V इंटू Q आता है। एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? K मैक्स है। अब जीरो हो जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? K मैक्स के बराबर। तो K मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? V इंटू Q आ जाएगा। यहाँ V की जो कितना है? V नॉट है। तो K मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? V नॉट। और Q की जो कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। तो K मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? E V नॉट आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड रखेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो K मैक्स इक्वल टू कितना आ गया? E V नॉट आ गया। जहां E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू
ई वी नॉट। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई। नाउ इसी डायग्राम को थोड़ा बहुत और मॉडिफाई हम कर सकते हैं। इसी ग्राफ में हम कुछ और भी स्टडी कर सकते हैं और यहां से हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या हो सकती है इंफॉर्मेशन? मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, बल्ब मेरा अब भी रेड कलर का है, लेकिन मैंने क्या किया, जो बल्ब की पावर है उसको बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 20 वॉट कर दिया। क्या कर दिया? 20 वॉट। पावर बढ़ी तो क्या बढ़ेगी? उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ेगी, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। माना कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पर सेकंड? 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां से। ठीक है, अब इस केस में जब पोटेंशियल जीरो होगा, पहले कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे थे? सिर्फ 2 पास कर रहे थे। माना इस केस में आप 6 इलेक्ट्रॉन पास करके, क्योंकि 20 में से ढूंढना है ना, तो 20 में से लगभग क्या हो जाएगा? 2 गुना, जैसे 4 हो जाना चाहिए, कितना? 6 बोल दो। यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो फौलादी होंगे, तो जीरो पर जो करंट की वैल्यू होगी क्या होगी? थोड़ा सा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद सेम कैलकुलेशन, मतलब सेम एक्सप्लेनेशन होगा, और कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, ये ग्राफ देखने को मिलेगा। और एक ऐसी वैल्यू आएगी वोल्टेज की जहां पर 20 के 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्रॉस कर जाएंगे यहां पर, यानी फ्लो कर रहे होंगे, और उसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये मेरे पास किसके लिए है? I1। इंटेंसिटी क्या है यहाँ पर? I1। और जब बल्ब कितने का लगा रखा है? 10 वॉट का। और ये मेरे पास क्या है? इंटेंसिटी I2 है। और यहां मेरे पास जो I2 है वो ग्रेटर देन क्या है? I1 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? फिर ऐसे ही पीछे को देखा गया। हमको क्या लगता है कि जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा लग रहा है हमको। जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की जो यहां से बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल हमको चाहिए वो इससे और नेगेटिव करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर पीछे को इस ग्राफ को ड्रॉ किया तो कुछ इस टाइप से ग्राफ मुझे देखने को मिला। तो चिपकेगा नहीं है, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दूं मैं, यहां से ये ऐसे आएगा। ठीक, ये वाला कुछ ऐसे। ठीक है, यानी जैसे मैं इसको पीछे बढ़ाया इस ग्राफ को, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आई? वही आई जो I1 के केस में आई थी। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। इंटेंसिटी क्या है भाई? हमारी चेंज हो रही है, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो क्या वैल्यू चेंज नहीं हो रही है? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज नहीं हो रही है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैलकुलेट मतलब स्टेटमेंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी, वो भी कौन सी काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करता? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता। आप यहां 20 वॉट का बल्ब लगा लो, 10 का लगा लो, 30 का लगा लो, 100 का लगा लो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? वही रहेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें यह देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई। नाउ तो करते किस पर डिपेंड है फिर भाई? अगर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है तो किस पर डिपेंड करती है? तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया वो डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधे लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करती है। अब कैसे वो डिपेंडेंसी होती है? तो उसके लिए अगेन क्या किए गए? एक्सपेरिमेंट किए गए। अब वो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या रिजल्ट निकल के आए उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे? एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे एज सोन इन फॉलोइंग फिगर। एज सोन इन फॉलोइंग ग्राफ, जैसा कि निम्न ग्राफ में दिखाया गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अगेन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां मेरे पास क्या होगा? वोल्टेज V, यहां मेरे पास क्या होगा? करंट I। ये मेरे पास क्या है भाई? करंट है, फोटो करंट। ठीक है,
मान लिया इनिशियली इंटेंसिटी कितनी है I1 है, इंटेंसिटी कितनी है I है, और फ्रीक्वेंसी कितनी बोल दी ν1 बोल दी मैंने, ठीक है। पहले वाले केस में जब वोल्टेज जीरो है, ग्राफ ड्रॉ किया तो सेम वही ग्राफ आएगा। तो कुछ इस टाइप से मुझे ग्राफ देखने को मिला, ये सैचुरेशन करंट आ गई यहाँ पर। जब पीछे आया मैं तो यहाँ कहीं मुझे पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू देखने को मिली कितनी, माइनस का V1 नॉट। लेट अस से इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν1 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है इस टाइम पर, ν1 है या F1 है, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हो। मैंने क्या बोल दिया, ν1 बोल दिया। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, ν1 है। मैंने जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड तो चेंज नहीं होने वाले, यानी सैचुरेशन करंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, माना फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर कितनी कर दी मैंने, ν2 कर दी। आप कितनी कर दी, ν2, जो ν2 है ग्रेटर देन क्या है, ν1 है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग पर सेकंड तो चेंज होंगे नहीं, वो तो वही रहेगा। तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट चेंज होगी नहीं, सैचुरेशन करंट वही रहेगी जो पहले थी। तो क्या देखा गया, सैचुरेशन करंट तो वही रही, लेकिन यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बढ़ गई। और कहां की ओर बढ़ी, और नेगेटिव हो गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और नेगेटिव हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था ना, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ गई। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहां पर जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ν2 हुई, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का V02 होगी। यानी और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल करना पड़ा, तब जाके वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी वाला महारथी रुका, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया। फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया मैंने, ν3 कर दिया, ठीक है, दिख रहा है इधर। फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, ν3, और ज्यादा बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी मैंने। और जैसे ही बढ़ाई, अगेन यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये सैचुरेशन करंट वही रहेगी, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उससे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव मुझे करनी पड़ेगी। यानी ये मेरे पास कितना है, माइनस का V03 है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ ν3 है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी अगेन ये ग्राफ हमको बता रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस बात पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। इधर बात नहीं, ओके, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से आप कुछ स्टेटमेंट पास कर सकते हो, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ν1 इज लेस देन ν2 इज लेस देन ν3। इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास V03 है, खाली मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या है भाई, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। जो V02 है वो इससे कम नेगेटिव है, और जो V01 है वो सबसे कम नेगेटिव है, ठीक है। तो V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01, मैग्नीट्यूड में लिखा है, ठीक है, ऐसे करके। किधर बात नहीं, ओके, ठीक है। हो गया नेगेटिव में कि V03 सबसे ज्यादा नेगेटिव, V02 उससे कम नेगेटिव, V01 उससे कम नेगेटिव, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट है हमारे पास कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, कैसा ग्राफ आता है, लीनियर डिपेंड करती है या फिर कोई कर्व निकल के आता है, जैसे कर्व यहां पर निकल के आया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर जो सेकंड पॉइंट चला ना, उसी के अंदर हमारे पास क्या, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ओह चलो मिट गया, चलो ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, इसी के अंदर है, ऐसे पॉइंट बनाकर चलना। पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, ठीक। देखो भाई कैसा ग्राफ आएगा, अगेन एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम लेंगे। तो इस एक्सेस मैंने क्या लिया, न्यू ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले ली, यहां मैंने क्या ले लिया, के मैक्स ले लिया। जब मैंने फ्रीक्वेंसी जीरो करी, यानी कोई रेडिएशन है ही नहीं, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं निकलेगा, तो पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाई, यानी जो वहां से रेडिएशन आ रहा था
उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, कुछ ऐसा किया। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई मैंने 20 वॉट का बल्ब लगा रखा है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए। ये तो हो सकता है ना कि मैंने 20 वॉट का बल्ब लगा रखा है, यानी इंटेंसिटी इनफ है 20 वॉट, अभी तक 20 वॉट में फटाफट से निकल रहा था, 20 वॉट का बल्ब लगा रखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी बोल दी, बहुत ही कम कर दी मैंने, और एक्सपेक्टेशन क्या रखी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और आगे चलने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं। यानी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं। मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, मैंने कहा ट्राई करते हैं। इंटेंसिटी अभी 20 वॉट है, इंटेंसिटी अब भी 20 वॉट है, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब भी निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं। मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ा और बढ़ाई, मैंने सोचा अब तो निकल जाएगा भाई, अब भी निकला। फिर मैंने थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाई, सॉरी मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, अब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। अब मैंने सोचा इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी 20 लेके चल रहा हूं मैं, इंटेंसिटी को मैंने 100 कर दिया, यानी 100 वॉट का बल्ब लगाया। इंटेंसिटी का यूनिट होती है वॉट पर सेकंड, ठीक है, सॉरी हाँ, वॉट पर यूनिट एरिया क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो यानी क्या चेंज कर रहा हूँ, इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ। मैंने सीधे 100 वॉट कर दिया और फ्रीक्वेंसी ये रहने दी, नहीं निकला इलेक्ट्रॉन। फिर मैं 20 पे आ गया, मैंने कहा ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं भाई, 100 में नहीं निकल रहा है। मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया, 20 वॉट का बल्ब है, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाया, इस टाइम निकल गया, निकला बस जस्ट बाहर आके बैठ गया वहां पर, समझ लो, सरफेस से निकला और निकल के जस्ट वहां बैठ गया, चला नहीं आया वो। किस फ्रीक्वेंसी पर, इस फ्रीक्वेंसी पर। और उससे ये सारी जितनी कम वाली फ्रीक्वेंसी थी ना, चाहे मैं इंटेंसिटी को चाहे कितना ही बढ़ा दे रहा था इन फ्रीक्वेंसी के लिए, ये जो इससे पीछे की फ्रीक्वेंसी है इन फ्रीक्वेंसी के लिए, मैं इंटेंसिटी को चाहे कुछ भी कर दूं, कितना ही बढ़ा दूं, कितना ही बड़ा बल्ब लगा दूं, कितना ही बड़ा वॉट का बल्ब लगा दूं, निकला ही नहीं इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे मैं इस फ्रीक्वेंसी पर गया, उसके बाद मैं इंटेंसिटी को कम भी कर रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन फिर भी बाहर निकल जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है। यही फर्स्ट में आई थी लाइन, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन उसको पड़ना चाहिए, ये नहीं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, दोपहर हो रखी सुबह हो रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैं इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा, यहां पर जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, आगे मूव नहीं किया अगेन, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी, 0 है। मैंने फ्रीक्वेंसी को फिर बढ़ाया, इसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, लेकिन अभी कुछ चला, यानी काइनेटिक एनर्जी वहां मुझे देखने को मिली। और माना मौसम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कुछ इस टाइप से मुझे पॉइंट देखने को मिला, दोनों को मिलाऊंगा तो ये मुझे कौन पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ाई उसके बाद, और फिर मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ कहीं पॉइंट देखने को मिला। मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और बढ़ गई, मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा और बढ़ गई, मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। जब सारे पॉइंटों को मिलाया तो मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। कैसा ग्राफ देखने को मिला, लीनियर ग्राफ देखने को मिला। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और कैसे वेरी होती है फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी, लीनियरली वेरी होती है। कैसा ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि इस फ्रीक्वेंसी के नीचे भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject electron is called threshold frequency, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, ये डिसाइड किसके अकॉर्डिंग होगा, लाइट के अकॉर्डिंग या फिर उस सरफेस के अकॉर्डिंग जिस सरफेस पर वो लाइट पड़ रही है,
और यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि वो लाइट के अकॉर्डिंग होगा, नहीं, उस सरफेस के अकॉर्डिंग होगा जिस सरफेस पर वो लाइट पड़ रही है। यानी जो ये न्यू नॉट है, यानी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है। यानी अलग अलग मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग होती है। यानी हमारे पास कुछ ऐसे मेटल भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन को फ्रीक्वेंसी की बहुत कम वैल्यू पर ही क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देंगे। यानी कुछ मेटल हमारे पास ऐसे होंगे कि इस फ्रीक्वेंसी पर भी वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इजेक्ट हो गया, और इस टाइप के बाद उसके बाद इस तरफ से ग्राफ देखने को मिलेगा। और कुछ मेटल हमारे पास होंगे जिनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अगर मैं ये बोलूं ये मेटल 1 है, ये मेटल बी है, ये मेटल सी है, ये ए है, बी है, ये सी है, तो तीन मेटल मैंने ले लिए, एक कॉपर ले लिया, एक एल्यूमिनियम, एक पोटेशियम ले लिया, हाँ कुछ भी लो, ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले लिया हमने, तो तीनों के लिए क्या है भाई, अलग अलग है। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, कि हमने कौन सा मेटल ले रखा है उस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ अब कभी कभी यहां पर आता है भाई, क्या करो, एक और ग्राफ ड्रॉ करो, किसके बीच, वी नॉट और, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं आई होप हो गया होगा। जो कट ऑफ या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है आपको सबको, फ्रीक्वेंसी और वी नॉट के बीच कैसा ग्राफ आएगा। ये वी नॉट है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच कैसा ग्राफ आएगा। आंसर है जैसा ग्राफ यहाँ आया था सेम वैसा ही ग्राफ आएगा। क्यों आएगा सेम ऐसा ही, बिकॉज दोनों क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा भाई, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या होगा, इस तरह से न्यू नॉट, दिस फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू नॉट। इस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बोलूंगा, न्यू नॉट, या बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। ठीक, अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है जरा समझना। अगर लाइट की स्पीड c है तो c इक्वल टू क्या होता है भाई हमारे पास, c इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, लैम्डा बाई टी। ठीक है, होता नहीं होता, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इंटू न्यू आ जाएगा। तो यहाँ से न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, c अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जैसे मैंने यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करी, वैसे मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिफाइन कर सकता हूँ। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए क्या आ जाएगी डेफिनेशन में, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ अप टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी उससे ज्यादा की अगर वेवलेंथ होगी तब इलेक्ट्रॉन वहां पे इजेक्ट नहीं होगा। अगेन कैसे डिफाइन करोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ अप टू विच इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड आउट फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे दिखाओगे आप, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सिंबल क्या होता है, न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट के लिए बस यहां पर क्या आ जाएगा, वर्डिंग मैक्सिमम आ जाएगी, और उस तक, उस मैक्सिमम वैल्यू तक अगर फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। अगर उससे ज्यादा की वेवलेंथ है तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बात इतनी, ओके। तो ये क्या होगा, ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड न्यू हो गया, क्लियर ना। अब यहां पर लास्ट में एक और टर्म है, दैट इज कि भाई ये मेरे पास मेटल सरफेस है, यूं करके ये मेटल सरफेस है, यहां से रेडिएशन आया, इस पर पड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कितना टाइम लगेगा मेटल सरफेस पर लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में, कितना टाइम डिफरेंस होगा। ये टाइम डिफरेंस था लगभग 10⁻⁹ सेकेंड। कितना होता है भाई, 10⁻⁹ सेकेंड लगभग। ये बहुत बहुत ज्यादा टाइम है या बहुत ही कम टाइम है भाई, ये तो बहुत ही कम टाइम है, यानी इतना कम टाइम है कि हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, अपनी घड़ी में देख भी नहीं सकते। तो देयर इज नो टाइम लैग, ये लगभग नेग्लिजिबल टाइम है, नेग्लिजिबल कर लो इसको। तो यहां से स्टेटमेंट क्या पास होगा, देयर इज नो टाइम लैग इन बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जैसे ही लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आप सबके घर में सौर ऊर्जा है,
अगर आपने कभी उससे फोन चार्ज किया है, मैंने तो किया है, जैसे उसको आप लाइट में ले जाते हो वैसे ही फोन चार्ज होने लग जाता है। ऐसा नहीं कि रख दिया, गर्म होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर कुछ होगा। जैसे ही लाइट पड़ी, जुप, इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए। ठीक है बात इतनी, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस इज अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस करे, पहला पॉइंट क्या था कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था भाई कि जो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी एंड इट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करती है भाई? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। चौथा पॉइंट क्या था भाई? ये जो लिखा हमने कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या था? देयर इज नो टाइम लैग इन बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन पांचों पॉइंट को एक साथ हम क्या बोलते पता है आपको? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि डिफाइन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको यही सब करना है। मतलब ये राम कहानी वहां लिख के आनी है। यही क्या है? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है। तो ये क्या था भाई? आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये सब रिजल्ट निकल के आया, ये तो कैसा रिजल्ट है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। कैसी स्टडी है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले एक थ्योरी डिफाइन करनी पड़ेगी, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं क्या? प्लैंक हाइपोथेसिस। ठीक है, या मैक्स प्लैंक हाइपोथेसिस। उन्हें एक फोटोन की संरचना दी, मतलब फोटोन की हाइपोथेसिस दी, एनर्जी का क्वांटाइजेशन किया। उसके बाद आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ रहे हो? क्लासिकल थ्योरी मतलब लाइट वेव है, ये मान के चलें, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी अभी तक हमने ये पढ़े, जितने भी लॉज पढ़े, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो भाई जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ना, वो ऐसे मुंह के बल नीचे गिर गई। मतलब खतरनाक तरीके से फेल हो गई, कर ही नहीं पाई इस बात को एक्सप्लेन कि भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक बात बता रहा हूं मैं, वेव थ्योरी कहती है इंटेंसिटी बढ़ाओ और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो ही नहीं रहा है। वेव थ्योरी कहती है इंटेंसिटी बढ़ाओ या फिर बहुत देर तक एक डिम लाइट को किसी मेटल सरफेस पर डालो, कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसा आप भी सोच रहे होगे, सेम वेव थ्योरी भी सोच। इसको बोलते हैं क्लासिकल थॉट, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स। वेव थ्योरी क्या करी है? आपने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, डिम सोर्स है, और ऐसे लगा दो मेटल के ऊपर और लगाए रखो 1-2 साल तक, कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उम्र भर लगा रखो, नहीं निकलेगा बाहर। वो किस पर डिपेंड करता है भाई? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो। अब ये ऐसा कैसे हो रहा है, इस बात को क्लासिकल थ्योरी या वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाई, फेल हो गई भाई। इससे पहले के जितने भी फिनोमेना थे सब एक्सप्लेन कर दिए, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद क्या था फिर? रिफ्लेक्शन, सारे एक्सप्लेन कर दिए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर आते हैं हमारे मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन क्या कहा, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये था क्या था आज का हमारा लेक्चर था, किससे रिलेटेड? आराम से बोलते हैं, ठीक है? जिसको जल्दी थी वो नहीं रहे, आराम से बोलो। ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था, रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।